हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो हमारी शुरू होगी पी ब्लॉक से। एंड पी ब्लॉक एक्चुअली हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में एंड बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th में। तो क्लास 11th में हमें क्या पढ़ना है वो भी मैं एक बार आपको बताती हूँ अभी। तो पी ब्लॉक अब आपको पता है जैसे कि ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक एग्जिस्ट करेगा। तो क्लास 11th में हमें दो ग्रुप के बारे में पढ़ना है, दैट इज ग्रुप 13 एंड 14 एंड फ्रॉम 15 16 17 18 ये चार ग्रुप्स के बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ओके, तो ग्रुप 13 एंड 14 पे हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था एस ब्लॉक उसी टाइप का है कि हम लोग पहले पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उनके मेन मेन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट देन। राइट, तो ग्रुप 13 जिसको हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली एंड ग्रुप 14 विच इज़ द कार्बन फैमिली। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रॉम द ग्रुप 13 फैमिली। राइट, ओके। ग्रुप 13 एलिमेंट्स, बोरोन फैमिली। राइट, तो ग्रुप 13 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास आता है बोरोन के अलावा बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो बोरोन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट और ये बहुत ही रेयर टाइप का एलिमेंट है। रेयर एलिमेंट है। कुछ ही कंपाउंड्स मिलते हैं बोरोन के नेचर में, जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, बोरेक्स हो गया। तो क्या क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंड बोरोन इज़ अ नॉन मेटल, ये याद रख लेना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बोरोन एक नॉन मेटल है। उसके अलावा अगर हम लोग बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दैट एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम ये जो है वो बाकी मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। राइट, सो एंड द रेस्ट आर मेटल, दे ऑल शो मेटेलिक बिहेवियर, मेटेलिक करेक्टर। राइट, सो ये तो नॉर्मल सी चीज़ होगी, इसके बारे में हो गया। अब बात करते हैं एक एक प्रॉपर्टीज़ की। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो बोरोन है बहुत ही रेयर एलिमेंट है, तो इसका कंपाउंड मिलता है जनरली ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स जो ये है ये इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो पूगा वैली करके है लद्दाख में, उधर मेजरली मिलता है। एंड इन राजस्थान, तो राजस्थान और लद्दाख में बोरेक्स पाया जाता है। एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल, याद रखना है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अबंडेंट metal and the third most abundant element in the earth crust after oxygen. ओके, उसके अलावा वो एल्यूमिनियम के जो ओर है, एल्यूमिनियम इज फाउंड एज इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट क्रायोलाइट की फॉर्म में मिलता है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा इन स्टेट्स में जनरली इसके ओर पाए जाते हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इन एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, कई बार पूछ लें कि जो बोरोन है, बोरोन के दो आइसोटोप होते हैं, एक है B10 और दूसरा आता है B11। सो दीज आर द टू आइसोटोप्स ऑफ बोरोन। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, फिर आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात शुरू कर रहे हैं इसके। तो अगर हम लोग बात करें इनमें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप 13 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है पी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, NH2 NP1 जनरल। तो बात करें बोरोन की, तो बोरोन इज 2s2 2p1, देन एल्यूमिनियम 3s2 3p1, गैलियम लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो NH2 NP1 ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके अलावा आता है, फिर नेक्स्ट आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी होगा, ठीक है, अब ये याद रखना है वाला पॉइंट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक रेडियस, तो हम लोग बोलते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर ईच सक्सेसिव नंबर वन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, सो एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। जब नीचे की साइड जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, है ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि एटॉमिक रेडियस शुड इंक्रीज, होना चाहिए, should increase on moving down, right, but ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता, तो हम लोग बोलते हैं कि बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम के बाद जो गैलियम से पहले जो एलिमेंट्स आए उसमें डी की फिलिंग हो चुकी है, और यहाँ पे हम बोलेंगे बट ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास साइज है, साइज ऑफ गैलियम वॉन्ट इंक्रीज दैट मच, ठीक है। तो उसका साइज इतना नहीं बढ़ा है। तो कहने का मतलब क्या है कि होना चाहिए था, ध्यान से सुनना, होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन ऐसी थी, एक्सपेक्टेड ऑर्डर कुछ ऐसा था, बोरोन सबसे छोटा, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन थेलियम। बट एक्चुअल अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि बोरोन, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, इंडियम एंड थेलियम, ठीक है। तो इनके साइजेस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस हैं, ठीक है। द रीज़न, इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होगा एटॉमिक रेडियस हो गया, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था, अगेन वही कि इट शुड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बट ऐसा होता नहीं है, स्मूथली कोई डिक्रीमेंट नहीं होता, इसमें भी अगेन चेंजेस आएंगे आपके, और हमारे पास ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि अगेन एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी थी कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, तो ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर की बात करें तो एक्चुअल ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा, बोरोन का ज़्यादा है, तो यहाँ पे इन दोनों का चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये होगा, बट एक्चुअल ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्चुअल नॉट सेम। तो एल्यूमिनियम और गैलियम है, वो हम लोग एक बार वैल्यूज़ देख के चेक करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी है ऑफ गैलियम, ठीक है,
वो ज़्यादा होगी देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। और इसका रीज़न है सिमिलर साइजेस ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड गैलियम बट मोर न्यूक्लियर चार्ज। दोनों का साइज सेम है बट न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है, गैलियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है देन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। ओके, फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो स्टूडेंट सीधा सीधा हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज होगी, मतलब एक रेगुलर ऑर्डर ही होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे भी थोड़े चेंजेस आते हैं और ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज होगी बोरोन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस मार्जिनली। उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा, राइट। तो अगेन इसका जो रीज़न है दिस इज ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसीज इन द एटॉमिक साइज, राइट। तो रीज़न इज अगेन ड्यू टू साइज, ड्यू टू abnormal changes in size। ठीक है, क्योंकि साइज में उतना कोई रेगुलर चेंजेस नहीं है, राइट, ड्यू टू इरेगुलर इंक्रीमेंट ड्यू टू इरेगुलर चेंजेस इन साइज, ऐसे आप लिख सकते हो, राइट। तो अभी तक मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। जैसे सबसे पहला था एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ पंगा हो गया है। वो क्या पंगा है कि गैलियम के केस में इलेक्ट्रॉन डी शेल में भी है, तो डी शेल में होने की वजह से, उनकी पुअर शील्डिंग होने की वजह से दे विल फील लेस अट्रैक्शन, तो साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा। तो ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज बराबर आता है जब हम लोग कैलकुलेशंस देखते हैं। ठीक है, दूसरा है अब साइज बराबर हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी पे भी फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी पड़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी नीचे जाने पे कम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगा। एल्यूमिनियम और गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी उसमें आप बहुत ड्रास्टिक चेंज देखोगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। तो एल्यूमिनियम गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो होना चाहिए था कि एल्यूमिनियम शुड हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन गैलियम, बट गैलियम हैव द मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम, ये एक्चुअल बात है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी मैंने बताया कि पहले डिक्रीज होगी बोरोन टू एल्यूमिनियम एंड देन फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, राइट। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं अबाउट दीज ब्लॉक। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं बता देती हूँ, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम लोग बोलेंगे बोरोन जो है नॉन मेटल है एंड इट इज़ हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। ठीक है, इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट का रीज़न है इसका ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फॉर्म। स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फॉर्म होने की वजह से दे आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बाकी के जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर फैमिली के, दे आर द सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स। क्या बचा, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, दे आर सॉफ्ट मेटल्स
with low melting point and high electrical conductivity. ओके, तो ये बेसिक सी चीज़ें हो गई इसके बारे में। और अब बात आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बता रही हूँ, और फिर क्या ट्रेंड है, क्या रिएक्शन है, वो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस पर्टिकुलर फैमिली के एलिमेंट्स की? तो हम लोग बोलेंगे कि देखो कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है बोरोन के, इस पूरी फैमिली के 3 वैलेंस शेल में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? इट शुड बी +3, राइट। तो इसी तरीके से जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे फिर अगेन एक्सेप्शन आएगा। वो एक्सेप्शन क्या है? लेट मी टेल यू। ओके, तो स्टूडेंट्स वही मैं आपको बता रही हूँ। तो हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन द फर्स्ट ऑफ द 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर हाई, एंड ड्यू टू विच इट प्रिवेंट्स टू फॉर्म +3 आयन। तो +3 आयन नहीं बनेगा, बट इट इज़ गोइंग टू शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट is +3, or tendency to show +3 decreases down the group, decreases down the group। और इसमें एक और पॉइंट, ये पॉइंट वाइज मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर है जो थैलियम है, लास्ट वाला एलिमेंट, थैलियम शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, नॉट +3, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स थेलियम के केस में +1 होती है, +3 नहीं दिखाता, ये याद रख लेना। इसका रीज़न क्या है? देखो मैंने अभी बताया है कि ये हमारे पास फैमिली थी, ठीक है, तो ये +3 शो करेगा, ये +3 करेगा, ये भी +3, ये +3, बट इट शोज +1। द रीज़न इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको चीज़ समझा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाले में भी हम लोग यही करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें अगर हम लोग बात करें जैसे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो थेलियम नीचे तक आते आते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तो बोरोन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से पहले 3D सीरीज शुरू हो गई, डी ब्लॉक शुरू हो गया है। इंडियम में डी में 3D के बाद यहाँ पे 4D, ठीक है। यहाँ पे इधर आते आते 5D सीरीज शुरू हो गई है, ठीक है। तो 5D मतलब यहाँ पे थीलियम के अंदर जो होंगे, थीलियम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 4F एंड 5D में दोनों में इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है। तो बोरोन में कोई डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, एल्यूमिनियम में भी कोई डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग चेक करते हैं तो इट कंटेन्स 3D इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दोबारा मैं बता रही हूँ, तो गैलियम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन 3D, इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन इन 4D सबशेल, एंड थेलियम में इलेक्ट्रॉन 4F में भी होंगे एंड 5D में भी होंगे, ठीक है। तो अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो समझो, ठीक है। इनर्ट का क्या मतलब है? इनर्ट मतलब विच डज नॉट रिएक्ट, नॉट रिएक्ट, है ना। पेयर मतलब दो, जो, तो हम लोग बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द इफेक्ट इन विच अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स इनर्ट, राइट। तो सिंपल सी चीजें पहले मैं बता देती हूँ। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स इनर्ट, ठीक है, इनर्ट हो जाएंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो हम लोग बोलते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F एंड D सबशेल्स, तो F और D में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ड्यू टू देयर पुअर शील्डिंग, तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F एंड D सबशेल एंड हैव पुअर शील्डिंग। क्या है? पुअर शील्डिंग है, इलेक्ट्रॉन्स जो D और F में है उनकी पुअर शील्डिंग है। तो देखो इस तरीके की सिचुएशन होगी, तो मतलब मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है, खुले खुले शील्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये S में है और ये P में है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पुअर शील्डिंग हो रही है तो न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स मोर स्ट्रांगली, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, ये जो S की अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है न्यूक्लियस की तरफ, तो S के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फाइन। तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो जैसे कि आपको दिख रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स, द आउटरमोस्ट S electron will feel more attraction toward nucleus, more attraction towards nucleus, and won't participate and would not participate in reactions. तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करेंगे। तो अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए थेलियम इज गोइंग टू शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि थेलियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो सिंपल बताना है +1,
रीजन क्या है उसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर कोई पूछे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है तो ये बताना है कि पुअर शील्डिंग of DNF will result into the S to get inert. S इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएंगे पुअर शील्डिंग की वजह से डी और एफ की. दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. ओके, ठीक है. तो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो वो हमने कर लिया है. अच्छा, जो बोरोन +3 आयनिक की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंपाउंड में जनरली दिखाता है. एल्यूमिनियम कैन शो +3, राइट. इनके एज अ आयन भी मिल जाएंगे, राइट. ओके, ओके. उसके बाद आती है कि जो ट्राइवेलेंट अगर हम लोग बात करें कि जैसे BCl3 हो गया, BF3 हो गया, BH3 हो गया, राइट. तो हम बोलेंगे इन ट्राइवेलेंट स्टेट ऑक्टेट ऑफ बोरोन इज नॉट कंप्लीट. तो ऑक्टेट ऑफ बोरोन कंप्लीट नहीं है, इज नॉट कंप्लीट. तो ऑक्टेट बोरोन कंप्लीट नहीं है तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे कि इसके केस में दूसरी टाइप की बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगी. जैसे अगर आपको याद हो तो BH3 के केस में डाइमर बन जाएगा, B2H6 बनेगा, ब्रिज बॉन्डिंग होगी. BCl3 के केस में बैक बॉन्डिंग होगी, BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी, राइट. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऑक्टेट ऑफ बोरोन इज नॉट कंप्लीट, दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. 6 इलेक्ट्रॉन है बस वैलेंस शेल में. एंड तो 10 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे हम बोलेंगे तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है. एंड दे have tendency to accept a pair of electron to achieve stable state. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. तो अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है तो इसकी वजह से हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं ये क्या हो गए? लुईस एसिड, राइट. तो ये 2-3 चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं. जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ BCl3, ठीक है. तो ये अमोनिया के साथ मिलके क्या करेगा? बिकॉज इसके पास लोन पेयर है, इसके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है, अडक्ट भी बना देता है. तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है. BF3 के केस में यहाँ पे ये इसको हम बोलेंगे अडक्ट, ठीक है. अगर मैंने अमोनिया नहीं डाला है, सिंपल अगर मैं BF3 की कहानी बताऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग. यहाँ पे क्या हो गई? बैक बॉन्डिंग, ठीक है. अब तीसरा वाला जो केस है वो है ब्रिज बॉन्डिंग का, ठीक है. जैसे BH3 है तो 2 BH3 मिलेंगे और बनेगा B2H6, जिसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं. सो वही मैं बोल रही हूँ कि ये स्टेबल नहीं है. तो स्टेबल नहीं है तो किसी ना किसी के साथ मिलके अपना अडक्ट पूरा करेंगे. ये होता है B2H6. इफ़ यू रिमेंबर दिस वन, ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है. एक और अगर मैं बात करूँ AlCl3, तो AlCl3 के साथ भी यही है. तो AlCl3 भी डाइमर बना देता है. तो दिस इज़ नॉट स्टेबल. वाई नॉट स्टेबल? एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. तो ये क्या करेगा? इट फॉर्म डाइमर, इट फॉर्म्स डाइमर. तो Al2Cl6 बनेगा और ये कुछ ऐसा होगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं.
तो ट्राइवेलेंट स्टेट ऑफ द कंपाउंड्स, कोवलेंट भी होगी, हाइड्रोलिसिस भी होगा, तो उसके बारे में भी अभी मैं आपको डिस्कस करती हूँ। ओके, तो आई थिंक ये इतना क्लियर है। तो ट्राइवेलेंट स्टेट में जब भी होगा तो स्टेबल ही है। ओके, अब आता है कि अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इनका, ध्यान से देख लेना, एक छोटा सा पॉइंट और है। सो इन ट्राइवेलेंट स्टेट इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस ऑल्सो। स्टेट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाटर में, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको मिलता है, विच इज़ टेट्राहेड्रल इन शेप एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। एसिडिफाइड सॉल्यूशन में जैसे अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम की, तो AlCl3 को अगर कर रहे हो तो यू कैन गेट दिस वन, and further on prolong this one, this can also convert into this one, ये भी स्टेट में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई एल्यूमिनियम की, हाइड्रेटेड फॉर्म ये भी मिलेगी, ठीक है, तो ये भी मिलेगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड दिस इज sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ये था अबाउट the basic physical properties, basic properties of बोरोन फैमिली। तो अभी हम लोग केमिकल रिएक्शंस के साथ शुरुआत करेंगे कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है, कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन विद एयर, विद एसिड, बेस, फिर उसके बाद कौन कौन से कंपाउंड है वो हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा है नहीं, बोरोन में पर्टिकुलरली बहुत छोटा सा पार्ट है ये एस ब्लॉक से भी छोटा है, अगर मैं इसको क्लियरली बताऊँ तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं NCERT बेस पे चल रही हूँ, NCERT ही करवा रही हूँ। ओके, ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। पहला है रिएक्शन विद एयर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जनरली, तो ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके E2O3 बनाएंगे और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा। तो इस एलिमेंट्स में अगर हम लोग बात करें तो जनरली बोरोन रिएक्ट नहीं करता, एल्यूमिनियम भी एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है, एंड दैट ऑक्साइड लेयर इज अगेन इनर्ट टुवर्ड फर्दर रिएक्शन, तो उसके केस में भी रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें तो सिंपल सी चीज़ है, तो मैं पॉइंट वाइज लिख रही हूँ। बोरोन इज अनरिएक्टिव in its crystalline form, talking about aluminium, aluminium also does not react with air। रीज़न है इसका, ये रीज़न ये है, एल्यूमिनियम forms a protective layer, protective oxide layer which prevents its further attack, ठीक है। तो दोबारा जो अटैक
को प्रिवेंट करेगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ ये, जैसे ये ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम ने रिएक्ट तो करा है, Al2O3 बना है, ठीक है, लेकिन फर्दर रिएक्ट नहीं हो पाएगा। रीज़न है, जैसे ये मेरा एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी ये Al2O3 बन गई, ठीक है, ये Al2O3 है। अब ये तो बन गया, अब फर्दर, क्योंकि जब फिर से O2 इसके ऊपर रिएक्ट करेगी तो रिएक्शन नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी। प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड्स फर्दर अटैक, तो ये रीज़न है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन चीज़ हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरोन अटैक रिएक्ट नहीं करेगा। जो अमोर्फस बोरोन है, अमोर्फस दो फॉर्म है, एक क्रिस्टलाइन एक अमोर्फस। तो अमोर्फस बोरोन की अगर हम लोग बात करें, बोरोन एंड एल्यूमिनियम दोनों ऑन हीटिंग एयर फॉर्म Al2O3 एंड B2O3, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हो B2O3 एंड देन Al2O3। तो अमोर्फस बोरोन और एल्यूमिनियम की जब हीटिंग होगी तब हमारे पास B2O3 और A2O3 बनेगा। अब आती है ऑक्साइड्स का नेचर, ठीक है। तो बाकी के जितने भी हैं, तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दिख रहा है B2O3, ध्यान से सुनना, मैं लिख देती हूँ इनको Al2O3 एंड देन Tl2O3 नहीं मिलेगा, तो सिंपल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो Tl2O होना चाहिए, ठीक है। तो इनका नेचर बात करूँ तो बोरोन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का एसिडिक ऑक्साइड होगी ये। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर का होगा, एंड ये हमारे पास होगा बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, तो रिएक्शन टुवर्ड्स एयर में इतना ही। फिर आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की अगर रिएक्शन करवाएं तो सीधा सीधा सिंपल सी चीज़ है, फिर से अगेन, बोरोन डज नॉट रिएक्ट with both acid and base, even at moderate temperature. राइट, बट एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 और साथ में H2 गैस रिलीज करेगा। तो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख रहे, सिंपल है। एल्यूमिनियम बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म दिस वन। यहाँ पे भी H2 गैस रिलीज होगी, राइट। तो ये ध्यान से देख लेना। तो इसका अगर नाम कोई पूछे तो सिंपल सी चीज़ है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ये इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग चीज़ बोल सकते हैं, याद रख लेना इसको, AlOH होल थ्राइस जो होगा, दिस इज एम्फोटेरिक
एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो एम्फोटेरिक है तो इट शोज सम एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड इट ऑल्सो शोज बेसिक प्रॉपर्टीज, राइट। प्राइमरली वर्क एज अ बेस, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वर्क एज बोथ एसिड एंड बेस, राइट। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा, बेसिक भी दिखाएगा, ओके। तो ये रिएक्शन विद एसिड एंड बेस हो गई, सिंपल सी रिएक्शन थी। बोरोन नहीं करेगा, बाकी एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्शन है। गैलियम की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स इधर, तो हम लोग बोलेंगे सिंपल, तो गैलियम ओनली रिएक्ट विद बेस नॉट विद एसिड, और सिमिलरली जो थेलियम है वो भी हमारे पास बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा, ओके। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद हेलोजेंस। फिर आता है रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो हैलोजेंस की जब भी रिएक्शन होगी तो ये वाला हैलोजन बनाएगा EX3 टाइप, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, बोरोन प्लस Cl2 BCl3 BF3, ये इस टाइप के हैलोजेंस बनेंगे, BBr3 AlCl3, राइट। तो दीज आर गोइंग टू बी फॉर्म एक्सेप्ट एक कंपाउंड की। तो थैलियम की जब भी हैलोजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो TlX3 नहीं बनेगा, इट ऑलवेज गिव्स TlX, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये एक्सेप्ट फॉर हैलोजन, एक्सेप्ट फॉर थैलियम, ठीक है, याद रखना। तो TlX बनेगा, नॉट TlX3, ओके। तो इसमें हमें रिएक्शंस में यही पढ़ना है, तो इतना ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है एयर के साथ, एसिड बेस के साथ, और फिर उसके बाद हैलोजेंस के साथ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी बोरोन, फिर एल्यूमिनियम पे आएंगे। ऑफ बोरोन, तो जो NCERT में वही मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसके अलावा नहीं, ज़्यादा नहीं हम लोग डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द बोरेक्स। अच्छा, बोरेक्स से पहले एक बारी मैं आपको ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में बता देती हूँ, देन वी विल कम टू द बोरेक्स, ठीक है। तो पहला कंपाउंड है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 को बोलते हैं, ठीक है। अब आती है इसकी प्रिपरेशन, कि कैसे प्रिपेयर करा जाता है ऑर्थोबोरिक एसिड को, ठीक है। तो वैसे ही करना है जैसे हमने इस ब्लॉक में करा था, कि सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर
फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, और अगर कुछ यूज़ हैं तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन तो इसको हम लोग बोरेक्स और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है वो याद रख लेना, ये बोरेक्स होता है Na2B4O7, दिस इज बोरेक्स। तो बोरेक्स की रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर गिव्स अस Na2SO4 और साथ में निकलेगा H3BO3, ठीक है। तो बोरेक्स से बनेगा बोरिक एसिड। दूसरा है, ये एक प्रिपरेशन हो गया। दूसरा है फ्रॉम कॉल्मेनाइट, तो ये नेचुरली अकरिंग ओर है या कंपाउंड है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इसकी स्पेलिंग है फ्रॉम कॉलीमेनाइट, ये कॉलीमेनाइट। तो व्हाट इज कॉलीमेनाइट? इज अ कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन नेचर लाइक दिस वन। तो Na2B6O11. तो when you are passing this from SO2 and water, you will be getting एक compound boric acid and another one will be this one, ठीक है। This is colemanite, ठीक है। दूसरी आती है इसकी प्रॉपर्टीज़, सिंपल है। तो दो तरीके से बनाया है, अगर आपको ये वाला भी नहीं याद रहे तो प्लीज़ रिमेंबर दिस वन वेरी वेल। तो बोरेक्स सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, बोरिक एसिड बनेगा, राइट। अब आती है प्रॉपर्टीज़, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। पहली प्रॉपर्टी है, ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड, स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जेई में और नीट में कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बोरिक एसिड और नॉट। तो इसमें वीक मोनोबेसिक एसिड के बारे में कई बार लिखा गया है, मतलब ऐसे पूछ लेते हैं कई बार, ओके। तो वीक मोनोबेसिक एसिड है। और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि ये लुईस एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है, क्या है। तो सिंपल सी चीज़ हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ लुईस एसिड, ठीक है। H प्लस नहीं देता ये, इट ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नॉट एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर, नॉट एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर, इट ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ओके। फिर आती है बात कि जब हम लोग बोरिक एसिड को, मतलब इसका एक्व सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसके केस में। कैसे? ऐसे देखो, बोरिक एसिड है ये, BOH होल 4 माइनस प्लस H3O प्लस, राइट। तो ये सिचुएशन होगी। एंड नाउ दिस कंपाउंड हैज़ इट्स कंप्लीट
हैज़ इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। तो एज यू कैन सी है तो पार्शियली रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ अ वीक एसिड। ओके, तो ये बोरिक एसिड के बारे में कुछ बातें हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है। दूसरा, इसको याद रख लेना कि इन एक्वस सॉल्यूशन ऑक्टेट कंप्लीट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा इसकी अगर हम लोग बात करें बोरिक एसिड के कंपाउंड की, ये तो हमारे पास प्रिपरेशन होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी। दूसरा आता है कि ये बोरिक एसिड को हीट करेंगे, रिएक्शन इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो बोरिक एसिड ऑन हीटिंग H3BO3 ऑन हीटिंग इज HbO2। ठीक है, जिसको अगर हम लोग फर्दर हीट कर रहे हैं, फर्दर हीट रेड हॉट B2O3 मिलेगा, which is boron trioxide, right? तो boric acid on heating above 370 Kelvin gives meta boric acid which is HbO2। तो ये फर्दर हीट करेंगे तो मिलेगा हमें बोरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, और बोरोन ट्राइऑक्साइड भी, एंड अनदर इज मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, कंपाउंड का अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये HbO3 हो गया, है ना, सॉरी, तो इस तरीके के हेक्सेन टाइप मॉलिक्यूल इसमें ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ इसका। ऐसे, तो ये हेक्सेन मॉलिक्यूल इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो H3BO3 अंडरगो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे आप देख सकते हो, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो ऑर्थोबोरिक एसिड में इतना ही पढ़ना है हमें, इससे ज़्यादा नहीं। फिर मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ अबाउट बोरेक्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स। तो बोरेक्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, Me2B4O7.10H2O, दिस इज बोरेक्स, राइट।
तो पहले इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन। तो बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्युमिनाइट ओनली। सो कैल्युमिनाइट को कॉलिमेनाइट, सॉरी नॉट कैल्युमिनाइट, कॉलिमेनाइट जो हमने लास्ट ऑर्थोबोरिक एसिड बनाया था जिससे। तो कॉलिमेनाइट से ऑर्थोबोरिक एसिड कैसे बन रहा था कि SO2 पास करेंगे उसमें से तो बोरिक एसिड बनेगा। नाउ इधर बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज होगा। तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर फ्रॉम कॉलिमेनाइट। So how, what is the formula of colemanite? It is Ca2B6O11 plus ठीक है। तो एज यू कैन सी है कॉलिमेनाइट से कैसे बनाए, Na2CO3 पास करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन के बोरेक्स, बोरेक्स और साथ में NaBO2 भी मिलेगा। अब जो ये NaBO2 है ना, इसको फर्दर सोडियम बोरेट को अगर आप फर्दर पास करोगे CO2 में से तो अगेन एज यू कैन सी है फिर से आपको Na2B4O7 और साथ में Na2CO3 मिल जाएगा। मतलब कुछ वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट हुआ ही नहीं, जो NaBO2 बना उससे अगेन आपको Na2CO3 वापस मिल गया जब आपने CO2 में से पास करा। तो एक ही मेथड है फ्रॉम कॉलिमेनाइट एंड अनदर मेथड इज फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड से कैसे बना सकते हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड अगर आपको याद हो तो हमने बनाया था बोरेक्स से ही। तो ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3, इसमें भी अगेन Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो कॉलिमेनाइट हो या ऑर्थोबोरिक एसिड हो, किसी में भी सोडियम कार्बोनेट पास करो, यू आर गोइंग टू गेट द बोरेक्स। ओके, तो ये था इसकी प्रिपरेशन। अब आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज़ की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, बोरेक्स जो है इज़ अ वाइट पाउडर, वाइट क्रिस्टलाइन, अमोर्फस नहीं क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टलाइन पाउडर एंड इट इज़ soluble in water powder. It is soluble in hot water, not cold water. ठीक है। दूसरा है कि अगर हम लोग बात करें इसके एक्व सॉल्यूशन की, तो ऑन डिसोल्यूशन विद वाटर, सो एज यू कैन सी है एक्व सॉल्यूशन of borax gives orthoboric acid. Give alkaline solution और basically ऐसे हमारे पास रिएक्शन हो गई। बोरेक्स है Na2B4O7 पानी में डाला तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो सोल्यूशन है वो कम्प्लीटली अल्कलाइन ही होगा, एसिडिक सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, नॉट H3BO3। H3BO3 को काम नहीं करेंगे। फिर आता है ऑन हीटिंग। हीटिंग पे क्या होगा, तो Na2B4O7.10H2 होता है इसका जो मॉलिक्यूल है। तो जब उसको हीट करेंगे तो पहले हमारे पास मिलेगा Na2B4O7, ठीक है। उसके बाद फर्दर हीट करेंगे।
इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। ओके, तो बोरेक्स को फर्दर हीट करेंगे, सोडियम मेटाबोरेट बनेगा और हमारे पास बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ऑन हीटिंग इट फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल्स अप। तो पहले पानी लूज करा इसने एंड इट बिकम स्वेल्स अप, फूल जाएगा क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। एंड ऑन फर्दर हीटिंग इट इज गोइंग टू गिव अस वाइट सॉलिडिफाइड ग्लास लाइक मटेरियल नोन एज बोरेक्स बीड। तो ये जो हमारे पास आया ना, ये बोरिक एनहाइड्राइड, दिस इज बोरेक्स बीड। क्या है ये? बोरेक्स बीड। सो ये जो B2O3 है, बोरिक एनहाइड्राइड बोलो या बोरेक्स बीड है, तो एक ग्लास लाइक सब्सटेंस होगा एंड इट इज यूज्ड to calculate to identify various metal ions, right? तो मेटाबोरेट्स ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर। सो यहाँ पे एक हम लोग टेस्ट करते हैं जनरली बोरेक्स का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। व्हाट इज बोरेक्स बीड टेस्ट, ये याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करवाया जाता है? कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं बता देती हूँ इसके बारे में डिटेल में, बोरेक्स बी टेस्ट के बारे में। तो बोरेक्स react with certain metal salts such as chromium +3, copper +2, manganese +2, etc. to form colored metabolites. तो कलर्ड मेटाबोरेट्स बनेंगे, मतलब जो कंपाउंड्स बनते हैं एक स्पेसिफिक कलर का होगा, जैसे निकल का कलर अलग हो गया, कोबाल्ट का कलर अलग हो गया, क्रोमियम का अलग हो गया, इस तरीके से होगा। होता कैसे है? वही सेम रिएक्शन जो अभी मैंने करवाई है। Na2B4O7.7H2O था, सॉरी 10H2O था, हीट करेंगे, Na2B4O7 बनेगा। फर्दर ऑन हीटिंग टिल 740 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन रहा था NaBO2 + B2O3, जिसको मैं आपको बता रही थी ग्लासी मास, एंड ये दिस इज ग्लासी मास और बीड जिसको हम बोलते हैं। इस मास में अब हम लोग डालेंगे CuO, मतलब मान लो मैंने कॉपर का सॉल्ट डाल दिया है, ठीक है। तो सॉल्ट डालेंगे तो व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, सो इट विल रिएक्ट विद दिस बोरिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म दिस वन, ठीक है। तो अब कॉपर का, इसको हम बोलते हैं कॉपर बीड। तो ये जो कॉपर बीड है ये ब्लू कलर की है, सो दिस इज ब्लू बीड, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटल आयंस को। सो वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट मेटल आयंस। तो ये था पूरा बोरेक्स के बारे में। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो बोरेक्स बी टेस्ट भी समझ में आ गया, एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। उसके अलावा अब आती है इसके स्ट्रक्चर की बारी। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं इसके। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है।
तो देखो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होंगी एंड तो बेसिकली ना ये बी लिखते हैं इसको हम लोग ऐसे Na2B4O7, बट ये ऐसे होगा B4O5 OH होल 4 2 माइनस, ये ऐसे, ठीक है। इस तरीके की टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होती है ना। सो स्ट्रक्चर मैं लिख सकती हूँ, इट कंटेन्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स ऑफ ये कंपाउंड, राइट। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये ऐसे दिखेगा आपको। और करेक्ट फॉर्म जो है ना, मतलब हम लोग लिखते हैं इसको ऐसे Na2B4O7.10H2, ठीक है। इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो ये है Na2B4O5OH whole 4.8H2. So this is correct form, करेक्ट फॉर्मूला, राइट। अब आता है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वो इस तरीके का दिखाई देगा। तो टेट्राहेड्रल यूनिट्स है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो B4O5 बोला था, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब देखो OH 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 B4O5 OH होल 4 एंड चार्ज कितना होगा इसके ऊपर 2 माइनस, ठीक है। तो अब देखो ये वाले जो है, जो रेड से मैं बना रही हूँ बोरॉन, ये वाला, तो इसके 4 बॉन्ड है 1 2 3 4, तो इसके ऊपर होगा नेगेटिव और इसके ऊपर होगा नेगेटिव। तो ये टेट्राहेड्रा हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, ये याद रख लेना। ओके, तो स्टूडेंट्स एक और छोटा सा पार्ट बचा है इसका डाइबोरेन का, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में एक कार्बन फैमिली हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर कोई डाउट आ रहा हो आपको तो बता सकते हो। तो बहुत आसान सा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंपल हमने पहले बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, देन प्रॉपर्टीज़ के बाद कि कौन सी बेसिक नॉर्मल रिएक्शंस होंगी इस फैमिली के एलिमेंट की, तो ज़्यादा ही रिएक्शन दिखा नहीं रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कंपाउंड जो मैंने आपको करवाए हैं उसमें भी बोरेक्स बीट टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो। So thank you all.